तो यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। और उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो चैप्टर पूरा डिटेल में कवर किया गया है और इस चैप्टर को चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स इसको भी हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो की लंबाई थोड़ा ज्यादा हो सकती है, लेकिन देखिए जहां पर वीडियो की लंबाई ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हर एक चीज बारीकी से डिस्कस की जा रही है। क्या खूब कहा है सचिन तेंदुलकर ने, लेट एवरी चाइल्ड गर्ल एंड बॉय प्ले अ स्पोर्ट, कि कोई भी बच्चा है चाहे वो लड़का है या लड़की है उसे खेल में भाग लेना चाहिए या उसे खेल खेलने देना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जो कि बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं और साथ ही देखिए वो यूनिसेफ साउथ एशिया के रीजनल गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बच्चों का और महिलाओं का होना क्यों जरूरी है। बच्चों की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ओवरऑल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स में बच्चों को जरूर भाग लेना चाहिए, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से उनका दिमाग जो है या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से भी उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। और साथ ही देखिए और भी सोशल क्वालिटीज उनके अंदर आती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप आती है, फेयर प्ले वो सीखते हैं और साथ ही जब वो अपना गेम हार भी जाते हैं तब भी वो खुशी खुशी अपनी उस हार को स्वीकार करते हैं। तो देखिए इस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी ये सब भी डेवलप हो रहा है। और बात करें अगर हम महिलाओं की, तो महिलाओं का मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से भी रोका जाता है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं कि नहीं आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और सबसे मेन फायदा देखिए स्पोर्ट्स का ये है कि महिलाएं जो भी भेदभाव या पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं उनको खत्म करने का उनके पास एक जरिया है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू महिलाएं जो भी पुरानी धारणाएं है कि महिलाओं को सिर्फ घर में बैठे रहना चाहिए, इस बात को गलत साबित कर सकती हैं। महिलाएं ये साबित कर सकती हैं कि उनका भी अलग से एक वजूद है, उनका भी अलग से एक वो नाम कमा सकती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है देखिए अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने क्या खूब खेला था, और उसकी जो कैप्टन थी रानी रामपाल, उनके पिताजी के पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो पुरानी हॉकी से जो है अपना काम चलाया करती थी। लेकिन सोचिए उनकी मेहनत और लगन से वो आगे किस मुकाम तक पहुंची, और उन्होंने बाकी महिलाओं के लिए भी एग्जाम्पल सेट किया कि आपके सामने मुसीबतें आएंगी क्योंकि आप महिला हैं। हमारी सोसाइटी में महिलाओं के सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन लगन और मेहनत और साथ ही आपके पास एक जरिया है स्पोर्ट्स, इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो हर एक को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं कुछ ना कुछ खेलता ही रहता हूं, चाहे छोटे बच्चों के साथ चाहे बड़े बच्चों के साथ। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के बहुत सारे फायदे हैं, इससे हम फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से फिट रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए WHO ने पहली बार 2010 में एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और इन्हें हम ग्लोबल रिकमेंडेशंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से इन गाइडलाइंस को बनाया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये गाइडलाइंस बच्चों के लिए भी है जो 5 साल से छोटे हैं, और बच्चे और जो एडोलेसेंट यानी कि जो 5 साल से 17 साल तक की एज में है उनके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं। एडल्ट्स जो कि 18 साल से 64 साल के बीच में हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस है, और जो ओल्डर एडल्ट्स यानी कि जो 65 इयर्स या उससे अबव हैं तो उनके लिए भी देखिए WHO ने अलग से गाइडलाइंस जारी की हैं। तो अब हम यही चैप्टर में समझने वाले हैं पहले कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, एडल्ट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है या फिर ओल्डर एडल्ट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है।
आइए बात करते हैं उन बच्चों की जो 5 साल से छोटे हैं और उनके लिए एक्सरसाइज की क्या क्या गाइडलाइंस है। जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए सभी बच्चों को एक जैसी एक्सरसाइजेज नहीं बताई जा सकती। इसलिए देखिए 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं या 1 और 2 साल के बीच वाले, और वो बच्चे जो 3 से 4 साल तक के बीच में हैं। पहले हम बात करेंगे वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं। तो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं तो उन्हें आपको किसी भी एक ही पोजीशन में 1 घंटे से ज्यादा रोके नहीं रहना है। जैसे कि अगर उनको आपने प्रैम में या फिर उनकी जो बग्गी होती है उसमें बिठा रखा है तो 1 घंटे से ज्यादा जो है लगातार उसमें बिठा के नहीं रखना है, या केयर टेकर ने उसे अपनी पीठ पे बांध रखा है तो 1 घंटे से ज्यादा जो है ये नहीं करना है। और अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, सेडेंटरी पोज में है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, तो उस समय बच्चे को एंगेज रखना है। कैसे? उसको कुछ कहानियां सुनाते रहिए या फिर उसको कुछ इमेजेस दिखाते रहिए बुक्स से, स्क्रीन से नहीं। स्क्रीन का मतलब टीवी या फिर मोबाइल से नहीं। बुक्स वगैरह में आपके पास इमेजेस होंगी, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह की, इस तरह की इमेजेस दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए उसे फ्लोर बेस्ड प्ले, क्योंकि अभी वो चल तो सकता नहीं है, तो उसे जो है फ्लोर पे लिटा देना है, पीठ के बल भी, पेट के बल भी। तो पेट के बल आप उसे 30 मिनट लेटाएंगे कम से कम, ताकि वो टमी टाइम जिसे हम कहते हैं। तो इसके अलावा देखिए अगर बच्चा खुद नहीं मूव कर पा रहा, तो जब बहुत छोटा है तो खुद ही हमें उसके हाथ या पैरों की मूवमेंट करवानी चाहिए। तो पेट के बल बच्चे को 30 मिनट के लिए फर्श पर जरूर लिटाएं। अगर बच्चा लगातार 30 मिनट फर्श पर नहीं लेट सकता तो पेट के बल, तो बीच बीच में रुक रुक कर भी ऐसा किया जा सकता है। और बात करें स्लीपिंग टाइम की, तो जो बच्चे 0 से 3 महीने के बीच में हैं तो उन्हें कम से कम 14 घंटे की नींद, और यानी कि 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए। और जो बच्चे 4 और 11 महीने के बीच में हैं तो उन्हें 14 से 16 घंटे की नींद चाहिए। अब जरूरी नहीं कि लगातार बच्चा 14 घंटे सोता ही रहे, बीच में झपकियां जो ले रहा है वो भी उसमें काउंट कर लेनी है आपने। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे 1 साल के हो चुके हैं या फिर 2 साल के हो चुके हैं, उनके लिए एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या है। तो अगर बच्चा 1 साल या 2 साल का हो चुका है तो उसे 1 घंटे से ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं रखना है, यानी कि एक ही पोजीशन में उसे नहीं बैठे रहने देना है या फिर एक ही पोजीशन में नहीं रखना है। जैसे एग्जांपल, केयर टेकर की पीठ पर अगर बांधा हुआ है उसे, तो 1 घंटे से ज्यादा बांध कर उसे नहीं रखना है। इसके अलावा वो अपने प्रैम में बैठा हुआ है, उसकी कोई गाड़ी वगैरह जिसमें वो खेलता है उसमें बैठा हुआ है, तो 1 घंटे से ज्यादा बिठाकर नहीं रखना है। इसके अलावा चेयर वगैरह पर आपने उसे बिठाकर रखा है तो 1 घंटे से ज्यादा बिठाकर नहीं रखना है। और जब बच्चा सेडेंटरी है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे आप एंगेज रख सकते हैं रीडिंग में, या फिर आप उसे कहानियां सुना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्रीन टाइम की, तो बच्चा अगर 1 साल का है, अभी 2 साल का नहीं हुआ है, तो उसे बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम 0 रखना है उसका, यानी कि उसे बिल्कुल भी मोबाइल या टीवी नहीं दिखाना है। बच्चा 2 साल का हो चुका है तो उसे आप 1 घंटे से कम थोड़ा बहुत टीवी वगैरह दिखा सकते हैं, और टीवी में कुछ ऐसा दिखाइए जिससे उसका एंटरटेनमेंट हो। और बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो बच्चा देखिए अब थोड़ा बड़ा हो चुका है तो उसे कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करवानी है। जरूरी नहीं है कि लगातार आप 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी उससे करवाएं, लेकिन यह है कि दिन में, पूरे दिन में 180 मिनट की कम से कम उसकी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। थोड़ा चलना, घुटनों के बल चलना, थोड़ा बहुत इधर उधर जंप करना, मतलब जैसा भी वो एक्टिविटी कर सकता है उस समय। तो मॉडरेट से वाइगोरस इंटेंसिटी वाली, थोड़ा बहुत तेज भी चलवाइए उससे और थोड़ा बहुत मीडियम स्पीड में भी उससे चलवाइए। तो ये पूरा का पूरा दिन में कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा लगातार नहीं, आप गैप रख सकते हैं कि जैसे 1 घंटा करवा लिया, पहले 1 घंटा ज्यादा हो गया, 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करवा ली, फिर उसको थोड़ा रेस्ट दे दिया, फिर इस तरह से भी आप जो है कर सकते हैं। और बात करें अगर हम स्लीपिंग टाइम की, तो 11 से 14 घंटे की नींद, और इसमें नैप्स भी आ जाएंगे, झपकियां भी आ जाएंगी। अब ये 11 से 14 घंटे कैसे काउंट होंगे? देखिए जैसे मान लीजिए बच्चा 2 घंटे के लिए सोया है और आधे घंटे के लिए जाग जाता है और फिर सो जाता है, तो आधा घंटा भी उसमें काउंट कर लीजिए, वो भी नींद में ही काउंट हो जाएगा एक तरह से। और अगर बच्चा 3 या 4 साल का हो चुका है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस देखिए लगभग कुछ वैसे ही हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को लेकर थोड़े चेंजेस हैं। तो अगर बच्चा 3 या 4 साल का हो चुका है तो उसे भी 1 घंटे से ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं रखना है, यानी कि उसे 1 घंटे से ज्यादा किसी एक ही पोजीशन में नहीं रखना है, या फिर उसे बिठाकर नहीं रखना है 1 घंटे से ज्यादा। जब वो सेडेंटरी है, कुछ नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, तो उसे आप रीडिंग या फिर स्टोरी टेलिंग में बिजी रख सकते हैं।
और उसे स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम। स्क्रीन टाइम जरूरी नहीं है कि आप उसे मोबाइल या टीवी दिखाएं, ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। और अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो फिजिकल एक्टिविटी 180 मिनट की कम से कम होनी चाहिए, और जिसमें कि 1 घंटा ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी मॉडरेट टू वाइगरस इंटेंसिटी वाली हो, थोड़ा उसमें तेजी भी हो, जैसे तेज तेज दौड़ना, या फिर थोड़ा जिसमें उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। और ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी लगातार की जाए, आपको बस ये ध्यान देना है कि 24 घंटे में कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हो, और उसमें कम से कम 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट टू वाइगरस इंटेंसिटी वाली हो। और इसमें फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी आएंगी? देखिए, बच्चा अगर 3 या 4 साल का हो चुका है तो दौड़ना, कूदना, या बॉल वगैरह होती है, आप उसे फेंकेंगे तो वो बॉल के पीछे जाएगा, फिर उसको लेकर आएगा, या आप भी भागेंगे तो आपके पीछे बच्चा भागता है। तो इस तरह से देखिए, एक दूसरे को पकड़ना, भागना, इस तरह की एक्टिविटीज करवा सकते हैं आप। फिर साइकिल वगैरह आप दे सकते हैं, उसे साइकिल चलवा सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज इसमें आ जाएंगी। और बात करें अगर हम स्लीपिंग टाइम का, तो वही 10 से 13 घंटे की नींद, जिसमें कि झपकियां भी शामिल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बीच में बच्चा उठ जाता है 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो वो भी नींद के टाइम में ही काउंट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 साल तक के कम बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस है उसके 3 कंपोनेंट्स है: सेडेंट्री, स्लीपिंग टाइम और फिजिकल एक्टिविटी। सेडेंट्री का मतलब जब बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, मोशनलेस है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, तो जितना सेडेंट्री का टाइम कम रहेगा उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। बाकी स्लीपिंग टाइम उसको पूरा मिलना चाहिए ताकि वो गहरी नींद सो सके। और फिजिकल एक्टिविटी हमें ध्यान रखना है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकता है वो करवाएं। अब ये नहीं कि सारा दिन फिजिकल एक्टिविटी ही करवानी है, लेकिन जितना ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 5 साल के हो चुके हैं और 18 साल से नीचे हैं। उनके लिए जो फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड की जाती है, देखिए वो मोस्टली एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी है। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें करने के बाद आपका जो हार्ट रेट है, यानी कि सांस लेने की जो दर है, हार्ट रेट बढ़ जाए, ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ जाए, यानी कि आप एक तरह से हांफने लगे, थक गए यार, जैसे कि रनिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना। तो ऐसी एक्टिविटीज ज्यादातर होनी चाहिए, और दिन में कम से कम 1 घंटा, और इंटेंसिटी वही मॉडरेट टू वाइगरस। और अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटीज, कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे की मसल्स और बोन्स को मजबूती मिले, और ऐसी एक्टिविटीज 1 हफ्ते में कम से कम 3 बार तो होनी ही चाहिए, 3 दिन तो होनी ही चाहिए। और सेडेंट्री और स्क्रीन टाइम देखिए कम से कम होना चाहिए, लेकिन देखा ही जाता है ज्यादातर इस एज के बच्चे सेडेंट्री और स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा जो है टाइम बिताते हैं, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि देखिए यही मेन उम्र है, 5 से 18 साल से कम जो उम्र है, इसी में आपकी फिजिकल ग्रोथ काफी अच्छी होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका मजबूत होता है। इसके अलावा देखिए मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, आपकी बोन्स, मसल्स, इन सब का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, आपकी मोटर लर्निंग, ये सारी एबिलिटीज अच्छी होती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका डेवलप होता है, जैसे कि आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से कैसे दूर रहना है ये सब सीखते हैं। साथ में आपका देखिए सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से मिलकर बात करनी है, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सारी चीजें भी आप सीखते हैं। इसलिए सेडेंट्री या स्क्रीन टाइम में आपको समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम से कम सेडेंट्री या फिर स्क्रीन टाइम होना चाहिए इन बच्चों का। और इसमें जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब। और ये जरूरी नहीं कि सभी एज के लोग एक ही जैसी एक्टिविटी करें, कुछ लोग साइकिलिंग प्रेफर करेंगे, कुछ लोग रनिंग प्रेफर करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसे मेडिकल ऑफिशियल या स्कूल का जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसकी रिकमेंडेशन से ही एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब बात करते हैं एडल्ट्स की। एडल्ट्स यानी कि जो 18 साल के हो चुके हैं और 65 ईयर्स से नीचे हैं, तो उनके लिए देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनके लिए ये रिकमेंड किया गया है कि 1 हफ्ते में उन्हें कम से कम 150 से 300 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, या फिर वो 75 टू 150 मिनट की वाइगरस इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कम से कम जब आप ये फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो 10 मिनट की एक एरोबिक एक्टिविटी बूट जरूर हो।
यानी कि कम से कम 10 मिनट की ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज्यादा रहे। और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, आपकी बोन्स स्ट्रोंग हो, और ऐसी एक्टिविटीज हफ्ते में कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। ये कम से कम बता रहा हूं मैं कि कम से कम 2 बार, या कम से कम 150 से 300 मिनट, या कम से कम 75 टू 150 मिनट। ज्यादा भी कर सकते हैं पर इतना ज्यादा भी नहीं कि सारा दिन फिजिकल एक्टिविटी होती रहे। इसके अलावा देखिए सेडेंटरी टाइम कम से कम होना चाहिए, और उस सेडेंटरी टाइम को आपने रिप्लेस करना है कोई फिजिकल एक्टिविटी के साथ। कम इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी होगी तो भी चलेगा। जैसे एग्जांपल, आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो बैठे बैठे कॉल पर बात करने की बजाय आप धीरे धीरे वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको ये सेडेंटरी टाइम कम से कम करना। अगर एडल्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज को सही से करें तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और इतने बेनिफिट्स हैं कि ये पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। देखिए, लेकिन कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि हार्ट डिसीजेज, आजकल हार्ट डिसीजेज सबसे ज्यादा जो है एडल्ट्स में पाए जा रहे हैं। तो हार्ट डिसीजेज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ना है वो भी कम रहेगा, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, तो इन सब का जो खतरा है ये कम से कम रहेगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हेल्दी वेट मेंटेन रहना, तो आपका वेट भी सही मेंटेन रहेगा, ना तो बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज की जानी चाहिए। देखिए बहुत तरह की एक्टिविटीज हैं, आपको एक एक्टिविटी पसंद नहीं है, या फिर आपके पास इक्विपमेंट या जगह, या फिर आपको कह लीजिए समय नहीं मिल पा रहा उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो आप दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। देखिए, और ऑक्यूपेशनल वर्क, जैसे आपका कुछ काम है, जो भी काम आप करते हैं अगर उसमें भी फिजिकल वर्क है वो तो आपके लिए अच्छा है, तो आपको अलग से ज्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। या घर के काम ही कर रहे हो आप, देखिए कार वॉश कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, तो ये सब भी फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे। तो इस तरह से 2 काम हो जाएंगे ना, गाड़ी भी साफ हो जाएगी या गार्डनिंग भी हो जाएगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। साइकिलिंग कर सकते हैं आप, या फिर कुछ प्लान्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं फैमिली के साथ या कम्युनिटी के साथ। चलिए अब बात करते हैं ओल्डर एडल्ट्स की, जो कि 65 इयर्स या उससे अबव के हैं। तो उनके लिए भी एक्सरसाइज की गाइडलाइंस लगभग सेम ही है, बस उन्हें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्हें करना है। और उन्हें मेनली ये ध्यान रखना है कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, पहले धीरे धीरे वॉकिंग या जॉगिंग हो गई, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ानी है, ऐसे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एडल्ट 65 इयर्स या उससे अबव के हैं तो उन्हें प्रॉब्लम रहती है बैलेंस की, या फिर कई बार वो बैलेंस बना नहीं पाते, गिर जाते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कम से कम हफ्ते में 3 बार, जिससे उनका बैलेंस, या फिर जो वो गिर जाते हैं ना, जैसे बैलेंस नहीं बना पाते, तो ये चीज कम हो जाए उनका। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अगर उन्हें किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, जैसे एग्जांपल डायबिटीज है या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, तो उन्हें मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए, उसके हिसाब से ही इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, या फिर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अब स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्चर क्या होता है। तो पोस्चर का मतलब होता है हमारी बॉडी की पोजीशन। जब हमारी बॉडी रुकी हुई है तब हमारी बॉडी की पोजीशन कैसे है। जैसे मान लीजिए अभी मैं रुका हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मूव नहीं कर रहा हूं, तो जो भी ये बॉडी की पोजीशन है इसे हम पोस्चर कह देंगे। या मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूं, तो जब मैं बैठा हुआ हूं तो बॉडी की जो पोजीशन है उसे हम पोस्चर कह देंगे। ये जरूरी नहीं है कि जब बॉडी रुकी है तभी पोस्चर को डिफाइन किया जाता है, जब हम चल रहे हैं तो भी जो बॉडी की पोजीशन है उसे भी हम पोस्चर ही कहेंगे। तो इस तरह से आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, या झुककर कोई सामान को उठा रहे हो, या रुके हुए हो, खड़े हैं, बैठे हैं, तो जो भी बॉडी की पोजीशन है उसे आप पोस्चर कह देंगे। तो यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि पोस्चर 2 तरह का होता है, एक तो डायनामिक पोस्चर और एक स्टैटिक पोस्चर। पहले हम बात करते हैं डायनामिक पोस्चर की। डायनामिक पोस्चर नाम से पता चल रहा है कि जब हम मूव कर रहे हैं तब जो भी हमारी बॉडी की पोजीशन है उसे हम डायनामिक पोस्चर कह देंगे। और स्टैटिक पोस्चर का मतलब वो पोस्चर जब हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी का सही पोस्चर का होना। अब सही पोस्चर किसे कहा जाएगा?
सही पोस्चर उसे कहा जाएगा जब हमारी बॉडी के पार्ट्स इस तरह से अलाइंड हैं कि मसल्स या फिर जॉइंट्स पे कम से कम स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से हमें जल्दी थकान फील नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं ऐसे, अगर मेरी बॉडी के पार्ट सही से अलाइन रहेंगे तो जल्दी मुझे थकान फील नहीं होगी और मैं लंबे समय तक स्टैंडिंग एक्टिविटी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं, देखिए, तो इससे क्या हुआ, मेरी बॉडी के पार्ट सही से अलाइंड नहीं है, ये सही पोस्चर नहीं कहा जाएगा, इससे मुझे जल्दी थकान फील होने लगेगी। तो सही पोस्चर आप मेंटेन रखते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जो काम आप 1 घंटे में करते हैं उसे आप 50 मिनट में, 40 मिनट में ही कर लेंगे अगर आप सही पोस्चर में रहकर उसे करते हैं तो। इसके अलावा देखिए, आप फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रेस फ्री फील करते हैं अगर आप सही पोस्चर मेंटेन रखकर काम को करते हैं तो हमारा टॉपिक 2.2 था कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चर के बारे में हमने बात कर ली, चलिए अब बात करते हैं डिफॉर्मिटी के बारे में। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट, जॉइंट या कोई भी कंपोनेंट जैसा नॉर्मली उसकी बनावट होनी चाहिए अगर वैसी नहीं है तो वो डिफॉर्मिटी कहलाएगी। जैसा कि ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं नोकनी का, जिसमें कि घुटने पास पास आ जाते हैं, क्योंकि ये जो हड्डी देख रहे हैं आप ऐसे बेंड सी हो गई है, जबकि ये थोड़ी सीधी होनी चाहिए थी, तो ये नोकनी वाली डिफॉर्मिटी है। ऐसी बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, उन्हें हम बारी बारी करके डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को पढ़ना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नोक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और बो लेग्स। और साथ में ये भी देखेंगे कि इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नोक नीज की। नोक नीज, जिसका मेडिकल नेम जेनु वेलगम है, जैसा कि आप इसके नाम से देख पा रहे हैं नोक नीज, नोक का मतलब टकराना और नीज का मतलब घुटना। तो घुटनों का टकराना, जब हम चल रहे हों या दौड़ रहे हों तो घुटने टकरा रहे होंगे आपस में, इसे ही नोक नीज कहा जाता है। तो ये एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसमें टांगे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, घुटने अंदर की तरफ आ गए हैं और एंकल के बीच में काफी ज्यादा ये जो गैप है वो हो गया है, और जब हम चलेंगे या दौड़ेंगे तो नीज आपस में टकराएंगी। तो ये बच्चों में ज्यादातर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो 7 या 8 साल तक के होते हैं अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 7 या 8 साल के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि घुटनों में पेन होना। अब जब नोक नीज की प्रॉब्लम रहेगी तो लिगामेंट्स या मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो हिप वगैरह में भी पेन होना शुरू हो सकता है, इसलिए इसे ठीक करना जरूरी है। ठीक करने से पहले हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, नोक नीज क्यों हो सकता है। देखिए, या तो टांग या घुटने में किसी तरह का इंफेक्शन या इंजरी हुई हो जिस वजह से ऐसा हो सकता है। रिकेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें जो विटामिन डी की कमी से होती है। तो विटामिन डी का कमी होना या कैल्शियम या फास्फोरस या विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो भी नोक नीज हो सकती है। और इसका एक कारण देखिए मोटापा भी है। तो ये तो हमारे कंट्रोल में है कि हम अपना वजन जो है बैलेंस्ड रखें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और नोक नीज की प्रॉब्लम भी देखिए ओबेसिटी से जुड़ी हुई है। अगर नीज में अर्थराइटिस हो जाए तो भी, अगर हम इम्प्रॉपर शूज पहनते हैं तो भी देखिए नोक नीज की समस्या हो सकती है। और स्टैंडिंग पोस्चर, देखिए हम खड़े ऐसे रहते हैं कि हमारे घुटने हमेशा पास पास रहे, जिस वजह से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमारे अंदर आ सकती है। फ्लैट फुट भी इसका एक कारण हो सकता है। ये हो गए कारण। अब मान लेते हैं कि नोकनी की समस्या है तो इसके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं। हॉर्स राइडिंग की जा सकती है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में क्या होगा, देखिए एक लात इधर रहेगी एक इधर रहेगी तो टांगे दूर दूर रहेंगी। तो नीज का दूर दूर रखना, उन्हें दूर रखना है ताकि वो जो आपस में पास आ गई ना वो दूर दूर रहेंगी तो ठीक हो सकता है ना प्रॉब्लम ये। तो हॉर्स राइडिंग एक अच्छा देखिए तरीका है। इसके अलावा जब हम खड़े हैं तो कुछ देर के लिए क्या करें कि घुटनों के बीच में तकिया रख लें, ये भी एक तरीका हो गया। पद्मासन या गोमुखासन किया जा सकता है। वॉकिंग कैलिपर्स, ये देखिए जैसे कि वॉकिंग कैलिपर्स का यूज किया जाता है, दोनों टांगों में इसे पहनकर चलेंगे कुछ समय तक तो धीरे धीरे नोकनी की समस्या कम जरूर हो सकती है। इसके अलावा देखिए कि हमें स्ट्रेट लाइन पे चलना है, सीधी रेखा में चलना है, और इस तरह से चलना है कि नीज जो है बाहर की तरफ रहे ऐसे। और ओबेसिटी, जैसे कि आपको बताया गया कि ओबेसिटी इसका एक कारण है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर एक्सेसिव वेट है तो ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, उस वेट को हमें कम करना है, तो नोकनी की समस्या जो है दूर हो सकती है उससे भी।
बो लेग्स, जिसे जेनुवैरम भी कहा जाता है, ये नोक नीज से बिल्कुल अपोजिट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोक नीज हमने देखा था कि ये जो घुटने ये पास आ जाते हैं, लेकिन इसमें दूर चले जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारी जो टांग है, देखिए ये ऐसी बेंड सी हो जाती है, बो सा बन जाता है ये, जबकि ये सीधी होनी चाहिए थी। और यहां घुटनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा और एंकल्स के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है बो लेग्स में। अच्छा, बो लेग्स से रिलेटेड एक और जो है पिजन टोज की बात की जाती है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिजन टोज क्या होते हैं? देखिए, हमारे जो पंजे है पैर के, अगर ऐसे हो जाएं, देखिए अंदर की तरफ मुड़ जाएं, तो उसे हम पिजन टोज कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एक नंबर में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं बो लेग्स के कारण क्या क्या है। रिकेट्स, क्योंकि देखिए हड्डी से जुड़ी हुई डिफॉर्मिटी है ये, तो रिकेट्स, ओबेसिटी, या फिर डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी या कैल्शियम की, या फिर अगर हम लंबे समय तक हैवी वेट उठा के रखते हैं तो, या बच्चे को अर्ली स्टेज पर ही वॉक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो बो लेग्स हो सकती है। देखिए बच्चे में बो लेग्स होंगी, क्योंकि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि उसको बो लेग्स स्टार्टिंग में होगा, लेकिन जैसे जैसे वो 2 या 3 साल का होता है तो बो लेग्स वाली प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। चलिए कुछ करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। तो ब्रेसिस यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड शूज पहन सकते हैं, और बैलेंस्ड डाइट जो है वो खानी चाहिए, और बच्चे को जो है अर्ली स्टेज पे चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, और जो बच्चा है उसे हैवी वेट भी जो है ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, और अगर बच्चे का वेट ज्यादा है तो उसे अपना एक्सेसिव वेट लूज करना है। इसके अलावा देखिए अर्ध चक्रासन, गरुड़ासन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है, इसको परफॉर्म करके भी बो लेग्स ठीक किया जा सकता है। फ्लैट फुट, जिसे पेस प्लेनस या फैलन आर्क्स भी कहते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है कि फुट का फ्लैट हो जाना। अगर हम अपने पैर को देखें तो नॉर्मल इस तरह का आर्क बनता है, ऐसी सी आर्क बन रही है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, देखिए ये आर्क बन रही है। और फ्लैट फुट में क्या होगा, ये आर्क नहीं बनेगा सही से, ये देखिए लगभग फ्लैट सा हो गया है, तो इसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। अब इस फ्लैट फुट को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है कि किसी को फ्लैट फुट है या नहीं? देखिए आपको सिंपली पैर को देखना, अगर ये आर्क बन रहा है तो ठीक है, अगर आर्क नहीं बन रहा है, लगभग लगभग सीधा सा जा रहा है, तो फ्लैट फुट है। या वाटर प्रिंट टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो हमें अपने पैर को किसी लिक्विड में या पानी में ही, चलिए ठीक है, पानी में डुबोना और फर्श पे उसकी छाप बनानी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर नॉर्मल आर्क होगा देखिए तो यहाँ पर छाप नहीं बनेगी, ये खाली जगह रहेगी, और अगर फ्लैट फुट होगा तो ये खाली जगह नहीं रहेगी, यहां पर भी जो है प्रिंट बन जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये है फ्लैट फुट। अब देखिए इस आर्क का होना बहुत जरूरी है, इस आर्क की वजह से हमें चलने में काफी आसानी रहती है, हमारी बॉडी का वेट सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, और ये आर्क हमारा स्टर्डी और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए, ताकि अलग अलग सरफेसिस के हिसाब से हमारा चलना फिरना आसान हो सके। इसके अलावा देखिए अगर फ्लैट फुट रहता है तो हमें चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है, दौड़ने में, या हमारा पोस्चर जो है, देखिए स्टैंडिंग पोस्चर भी सही से नहीं बन पाता अगर फ्लैट फुट रहता है तो। बच्चों में आमतौर पर फ्लैट फुट रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनका जो आर्क है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलिए बात करते हैं कोजेस की। तो फुट या एंकल इंजरी की वजह से फ्लैट फुट हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से। तो मोटापे को देखिए कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इससे नोकनीज भी हो रही है और फ्लैट फुट भी हो रहा है। इसके अलावा टाइट शूज या हाई हील्स पहनते हैं तो भी फ्लैट फुट हो सकता है, या अगर हम लंबे समय तक भारी वेट उठाकर रखते हैं तो भी। अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिससे कि आपको पता है कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो इससे भी जो है फ्लैट फुट हो सकता है। अगर बच्चे को हम शुरुआत में जल्दी चलने के लिए मजबूर करते हैं तो फ्लैट फुट हो सकता है। टार्सल कोएलिशन देखिए, जो हमारी फुट पैर की हड्डियां होती है ना, उसमें अलग सारी हड्डियां एक साथ जुड़ी नहीं होती, अगर वो हड्डी जुड़ जाती है तो इसे टार्सल कोएलिशन कहते हैं, जिस वजह से फ्लैट फुट हो सकता है। ज्यादा हमें पूरा मेडिकल चीज या पूरी मेडिकल कंडीशन नहीं समझनी है, बस आपको ऊपर ऊपर से जितनी जानकारी की जरूरत है सिर्फ उतनी बताई जा रही है। इसके अलावा देखिए आपकी जो काफ मसल्स है, अगर उसमें टाइटनेस हो जाती है तो भी आपको टेम्पोरेरी फ्लैट फुट हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो भी फ्लैट फुट होने के चांसेस हैं। तो ये हो गए देखिए कारण। अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की, कैसे इन्हें करेक्ट किया जा सकता है।
अब देखिए, अगर आप टोज पर, अपने पंजों पर खड़े रहते हैं या चलते हैं या जंप करते हैं, या हील्स पर चलते हैं, खड़े रहते हैं या फिर जंप करते हैं चारों दिशाओं में, तो इससे जो है फ्लैट फुट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। स्किपिंग रोप, या फिर आप अधोमुख शवासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, या फिर टोज के साथ, अपने पंजों के साथ मार्बल्स वगैरह उठाना, या फिर सैंड में लिखना टोज के साथ, ये ऐसी एक्टिविटीज करके भी फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, रेत पर नंगे पैर चलेंगे तो भी फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा, ओबेसिटी इसका एक कारण है, तो एक्सेसिव वेट अगर लूज कर दिया जाता है तो भी फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। राउंड शोल्डर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राउंड शोल्डर्स में जो आपका आइडियल अलाइनमेंट होना चाहिए शोल्डर्स का, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ऐसे सीधा, ये बेंड हो जाता है, आगे की तरफ मुड़ जाता है, इसे हम राउंड शोल्डर्स कहते हैं। और राउंड शोल्डर्स की वजह से देखिए हाइपरकाइफोसिस यानी कि कुबड़ापन या हंचबैक जिसे हम कहते हैं, और हमारा सिर फिर आगे की तरफ रहेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे चलकर क्रोनिक नेक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही देखिए, हमारी जो शोल्डर्स है इनकी मूवमेंट वगैरह या फिर जो मोबिलिटी है, जो थोड़ा बहुत हम मूव कर पाते हैं, वो भी काफी कम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं राउंड शोल्डर्स को लेकर। कारण क्या है देखिए राउंड शोल्डर्स के, राउंड शोल्डर्स क्यों हो जा रही हैं? देखिए, पुअर पोस्चर हैबिट्स, हमारी जो पोस्चर की हैबिट्स है अगर वो सही नहीं है, जैसे एग्जांपल हम लंबे समय तक मोबाइल या फिर टैबलेट वगैरह में अपना ध्यान लगाए रखते हैं, तो क्या होगा, हमारा सिर आगे की तरफ थोड़ा रहेगा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे 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 करके जो है राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या ड्राइविंग करते हैं लंबे समय तक, तब भी हमारा फोकस थोड़ा आगे की तरफ रहता है। तो इस तरह के पुअर पोस्चर हैबिट्स की वजह से राउंड शोल्डर हो सकता है। हेरिडिटी एक कारण है कि हमें हमारी पिछली जनरेशन से जो है राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम मिली है, या फिर कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ जीन्स डिफेक्टिव हो गई। टाइट फिटिंग क्लोथ्स, कि हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो काफी टाइट हैं। मसल इंबैलेंस, या फिर हम बेंट पोजीशन में बैठे रहते हैं या चलते हैं, हम आगे की तरफ ऐसे ऐसे चलते हैं, या जब हम बैठते भी हैं तो आगे की तरफ इस तरह से रहते हैं, या कोई इंजरी हो सकती है या कोई डिसीज, ये सब कारण है राउंड शोल्डर्स के। चलिए बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की। तो होल्डिंग हॉरिजॉन्टल बार, तो इसमें क्या होगा, बार होगी उसे आपको पकड़ के लटके रहना है थोड़ी देर तक। तो रेगुलरली आप इसे करेंगे तो राउंड शोल्डर्स को ठीक होने में काफी हेल्प मिलेगी। या चेस्ट स्ट्रेचेस, देखिए ऐसे चेस्ट को स्ट्रेच करना, या टी स्ट्रेच, टी की फॉर्म में अपने हाथ को खोल के स्ट्रेचिंग करना। वॉल स्ट्रेच, वॉल की हेल्प से ऐसे स्ट्रेच करना। हैंड क्लैस्प स्ट्रेच, तो हैंड क्लैस्प स्ट्रेच क्या है, देखिए इस तरह से हैंड को क्लैस्प कर लेना है और फिर पीछे की तरफ ऐसे करके हमें स्ट्रेच करना है। प्लैंक्स कर सकते हैं हम, देखिए प्लैंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप पुशअप करते हैं तो आपको बस इस जो है इस तरह से आपको लेटे रहना, पुशअप करना नहीं, बस ऐसे ही जमीन पर लेटे रहना। प्लैंक्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच को ऐसे जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। और साथ ही चक्रासन या धनुरासन करके भी जो है राउंड शोल्डर्स को ठीक किया जा सकता है। काइफोसिस, जिसे हंचबैक या राउंड अपर बैक भी कह देते हैं, और हिंदी में इसे कुबड़ भी कहा जाता है। देखिए हमारी जो स्पाइन है ना, वो ऊपर से हल्की सी मुड़ी होती है और नीचे से भी हल्की सी मुड़ी होती है। ज्यादा मोड़ दिया मैंने, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसे बेंड होती है, पूरी स्ट्रेट नहीं होती है। वो इसलिए ताकि जो भी शॉक्स ग्रेविटी की वजह से जब भी हम चलते दौड़ते हैं तो हमारे शरीर पे जो भी झटके लग रहे होते हैं उसको, उन सभी शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी स्पाइन। और इसके लिए ये थोड़ी सी ऐसे बेंड होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। लेकिन जब ये ऊपर से ज्यादा बेंड हो जाए, यानी कि जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज्यादा बेंड अगर ये हो जाती है, मान लीजिए ऊपर से ज्यादा बेंड हो गई ऐसे, तो नॉर्मल जितना बेंड होना चाहिए उससे अगर ज्यादा बेंड हो जाए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, तो फिर काइफोसिस या हंचबैक या राउंड अपर बैक की प्रॉब्लम होती है। तो मोर देन 50 डिग्रीज यानी कि 50 डिग्री से ज्यादा अगर बेंडिंग हो जाए तो, और ये ज्यादातर ओल्डर वुमेन में होती है, या बच्चों या टीन्स में भी हो सकती है अगर उनका स्पाइन सही से नहीं बना है, या स्पाइन वेजिंग हो गया है। स्पाइन का वेजिंग का मतलब थोड़ी सी जगह में ही स्पाइन की सारी बोन्स को एडजस्ट होना पड़ रहा है, तो वो फिर क्या होगा, मुड़ी जाएगी ना। तो ये हो गया काइफोसिस। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की, तो ये क्यों होता है? एजिंग की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डियां कमजोर होती रहती हैं, तो एजिंग एक कारण हो सकता है, हेरिडिटी भी कारण हो सकता है, माल न्यूट्रिशन,
माल न्यूट्रिशन का मतलब वही न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है तो हड्डियों का कमजोर होना, या फिर हम हैवी वेट को पुल करते हैं लंबे समय तक, पोस्चरल हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है, अनस्टेबल फर्नीचर है, या डिसीजेस जैसे कि अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस या हमारी मसल्स में वीकनेस होना। तो ये हो गए इसके कारण। अब बात करते हैं कि इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या है करेक्टिव मेजर्स। स्विमिंग की जा सकती है। इसके अलावा हमें फ्लैट बेड पे सोना है। फ्लैट का मतलब ये, बेड तो वैसे सारे फ्लैट होते हैं, मतलब गद्दे वगैरह हम लगा देते हैं, और कई बार क्या होता है गद्दे भी हम देखते हैं कि वो पूरे बैलेंस नहीं होता, कहीं पे ज्यादा दब रखा होता है, कहीं पे कम। तो फ्लैट होना चाहिए, और पिलो जो यूज कर रहे हो पतली होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब हम खड़े हैं तो हमें क्या करना है, अपने हेड को बैकवर्ड ऐसे पीछे की तरफ ऐसे मूव करना है अपने हेड को। या फिर हम जिम बॉल एक्सरसाइज, जिम में आपने देखा होगा बॉल्स रखे होते हैं, उस पर लोग लेट कर ऐसे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। या एक्सरसाइजेस विद बैंड्स, बैंड वगैरह जैसे रबर बैंड टाइप होते हैं, तो उन बैंड से एक्सरसाइजेस करके भी जो है इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए धनुरासन, चक्रासन या भुजंगासन करके भी जो है राउंड शोल्डर को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। चलिए बात करते हैं लॉर्डोसिस की। लॉर्डोसिस को स्वे बैक भी कहा जाता है, और लॉर्डोसिस लॉर्डोस वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बेंट बैकवर्ड, यानी कि जो पीछे का हिस्सा है वो बेंट हो रखा है, मुड़ा हुआ है। अब लॉर्डोसिस में होता क्या, देखिए ये भी एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, यानी कि स्पाइन में डिफॉर्मिटी आती है, और जिसमें होता क्या है, देखिए नीचे की तरफ से जो हमारी ये स्पाइन है ना, ये ज्यादा मुड़ जाती है, जिस वजह से जो ये आर्क है, इस आर्क का जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए उससे काफी कम हो जाता है। देखिए ये एंगल नॉर्मल है, ऐसा इतना मुड़ा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऊपर से हमें पता है कि स्पाइन हमारा थोड़ा सा मुड़ा होता है, और नीचे से भी हल्का सा मुड़ा होता है, तो ये एस शेप का बनता है। तो ये देखिए ये नॉर्मल आर्क का एंगल है, लेकिन लॉर्डोसिस में क्या होगा, ये जो एंगल है ना, ये काफी कम हो जाएगा, लगभग ऐसा हो जाएगा जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। जिससे क्या होगा, देखिए यहां कॉन्केविटी बढ़ जाएगी। ये जो कॉन्केव शेप नॉर्मली बनना चाहिए ऐसा, वो ज्यादा कॉन्केव हो जाएगा, और ये ज्यादातर बच्चों और महिलाओं में देखने को मिलता है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। और इससे देखिए होता क्या है, जो बटक्स वाला ये पार्ट है, ये पीछे की तरफ ज्यादा उभर जाता है, जिस वजह से ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, उभर कर दिखने लगता है अलग से। बच्चों में लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है तो वो अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसके कारणों की। अगर लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं तो लॉर्डोसिस हो सकता है। हमारी डाइट सही नहीं है, इम्बैलेंस डाइट है तो हो सकता है। ओबेसिटी इसका एक कारण है। और अगर हम बात करें कि हमारी जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है तो भी लॉर्डोसिस हो सकता है। मस्कुलर या स्केलेटल डिसीज या एक्सीडेंट। इसके अलावा जो हमारा पोस्चर है स्टैंडिंग का, सिटिंग का या वॉकिंग का, वो सही नहीं है तो भी लॉर्डोसिस हो सकता है। लॉर्डोसिस की वजह से देखिए जो हमारा लोअर बैक वाला पार्ट है वहां की मसल्स टाइट हो सकती हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है और पेन भी फील हो सकती है, इसीलिए इसका ठीक होना जरूरी है। अब ठीक कैसे किया जा सकता है, देखिए अगर लॉर्डोसिस ज्यादा नहीं है तो आप घर बैठे ही इन करेक्टिव मेजर्स को फॉलो करेंगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा सीवियर है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो करेक्टिव मेजर्स में देखिए वेट लॉस, फिजिकल थेरेपी, सिटअप्स किए जा सकते हैं, सिटिंग अगेंस्ट वॉल, तो दीवार के सहारे ऐसे आप घुटने मोड़कर थोड़ा सा ऐसे बैठना है। इसके अलावा देखिए खड़े होकर अपने पैरों को छूना, बैलेंस डाइट और धनुरासन और हलासन रेगुलरली किया जाए तो इससे भी जो है लॉर्डोसिस को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। चलिए बात करते हैं स्कोलियोसिस की। तो स्कोलियोसिस स्कोलियोस वर्ड से बना है जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है बेंट, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ। देखिए हमारी जो स्पाइन है, अगर हमारी स्पाइन को पीछे से देखा जाए, बिल्कुल पीछे से, तो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी, पीछे से बात कर रहा हूं। लेकिन अगर साइड से देखा जाए हमारी स्पाइन को, तो साइड से आपको पता है देखने पर ऊपर से हल्की हुई मुड़ी हुई होती है और नीचे से भी हल्की सी मुड़ी हुई होती है। तो
पीछे से हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जब स्कोलियोसिस होता है तो क्या होता है कि या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो हमारी स्पाइन मुड़ जाती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ज्यादा भी मुड़ सकती है, कम भी मुड़ सकती है। अगर कम मुड़ती है तो कोई ज्यादा पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती है तो चलता है, लेकिन ज्यादा होने पर फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है और फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। अब देखिए होगा क्या इससे, जब ये ऐसे मुड़ जाएगी तो इधर से शोल्डर आपका नीचे की तरफ हो जाएगा और यहां से शोल्डर जो है अप हो जाएगा। साथ देखिए फिर होगा क्या, जो आपके पैर हैं, एक पैर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इधर वाले पैर पे आपके ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और हमारी स्पाइन जो है देखिए इसमें क्या हो जाती है, सी शेप की या एस शेप की, क्योंकि ऊपर से भी स्पाइन मुड़ सकती है और हो सकता है नीचे से मुड़ जाए तो एस शेप भी बन सकता है और ज्यादातर ये लड़कियों में देखने को मिलती है। और ये कब होती है, देखिए किस एज में ज्यादातर होती है, ग्रोथ स्पर्ट, जैसे ही प्यूबर्टी से पहले हमारा शरीर बढ़ रहा होता है तब जो है स्कोलियोसिस होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखिए स्कोलियोसिस की वजह से जो स्पेस है चेस्ट का वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कारणों की। तो हैवी वेट्स उठाना, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, सेरेब्रल पैलिसी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिससे हमारी मसल्स या पोस्चर पर काफी असर पड़ता है, तो इससे स्कोलियोसिस हो जाता है या हो सकता है कह सकते हैं आप। और पोस्चर हैबिट्स हमारे सही नहीं है, बर्थ डिफेक्ट्स, अगर हमारी टांगों की लंबाई बराबर नहीं है तो भी स्कोलियोसिस हो जाएगा। खुद सोचिए ना, अगर एक टांग छोटी एक बड़ी है तो क्या होगी, स्पाइन मुड़ी जानी है। अगर हम रूटीन में क्या करते हैं, रोज एक ही तरफ हैवी वेट उठा के रखते हैं, जैसे मान लीजिए इसी हाथ में हम वेट उठा के रखते हैं रोज ही, तो हमारी स्पाइन जो है इधर से ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और अगर हमारी स्पाइनल मसल्स एक तरफ से कमजोर पड़ जाती हैं तो ये भी इसका कारण हो सकता है स्कोलियोसिस होने का। चलिए बात करते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स की। तो हॉरिजॉन्टल बार को पकड़कर लटके रहना, स्विंगिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ सी शेप्ड कर्व, इसका मतलब देखिए ये है कि अगर हमारी स्पाइन मान लेते हैं कि पीछे से ऐसे मुड़ गई है, इस तरफ को मुड़ गई है, या हम इसी ये देखिए इधर को मुड़ गई है, तो हमें क्या करना है, ये सी शेप बन चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें स्विंग करना है अपनी बॉडी को इस तरह से जो है स्विंग कराना, जैसे हम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं ना, तो जिस साइड को सी बना हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से बॉडी को हमें स्विंग कराते रहना है। ऐसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में ये भी काफी हेल्पफुल है स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए। और त्रिकोणासन, अधोमुखासन और अर्धचक्रासन ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, सी शेप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो है स्कोलियोसिस ठीक हो सकता है।